हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको फिर दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में। आज सैटरडे का दिन है और मिलर ट्रैक्टर्स के स्टॉक की प्राइस आज चल रही है हमारे पास 555 पे। तो आज हमारे पास कुछ, मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा था, कुछ लोग कह रहे थे कि मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में उसके जो नई रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल रिजल्ट जो आए हैं उसके बारे में डिस्कस करें। तो फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में हम इंशाल्लाह आज डिस्कस कर लेते हैं। प्लस मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में एक अहम न्यूज़ भी आई है, तो स्टे ट्यून्ड वो अहम न्यूज़ सुनने के लिए। ठीक है, तो अब मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स आज देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ट्रांसमिशन रिपोर्ट आएगी, इसकी जो किताब आएगी, उसके बाद उसके लिए हम एक अलग इंशाल्लाह एक वीडियो बना लेंगे। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें जाकर कि मिलर ट्रैक्टर्स की रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स की स्टेटमेंट, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट मौजूद है। अब कंसोलिडेटेड क्या होते हैं, अनकंसोलिडेटेड क्या होता है। कंसोलिडेटेड में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 55.56 ईपीएस आ रही है, और अनकंसोलिडेटेड में हम देखें 2024 की 51.70 ईपीएस आ रही है, जिसका मतलब है ये ज़्यादा ईपीएस है और ये कम है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं अनकंसोलिडेटेड, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड में मेन फ़र्क ये है कि अनकंसोलिडेटेड होता है स्पेसिफिकली जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस और कोर बिजनेस ऑपरेशंस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपको प्रॉफिट्स कमा के देता है, जो कोर बिजनेस होता है। जैसे मिलर ट्रैक्टर्स का बिजनेस क्या है, बेचना, ट्रैक्टर्स बेचना। अब वो इसके जो प्रॉफिट्स काउंट होंगे वो ईपीएस में, यहाँ पे जितने भी उसके हिसाब से ईपीएस बनेगी वो यहाँ पे हमारे पास आएगी। और कंसोलिडेटेड क्या होती है, कंसोलिडेटेड हमारे पास होती है कि जितने भी मिलर ट्रैक्टर्स ने सपोज कहीं अपने बिजनेस में पैसा फंसाया हुआ है, वहाँ से जो सेल्स जनरेट किए हैं, या कहीं और उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से उसको जो पैसा आया है, और वो टोटल जो बिजनेस उसका टोटल उसने जहाँ जहाँ पैसे लगाए हैं, जहाँ जहाँ से उसको पैसे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग उसके कोर बिजनेस ऑपरेशंस, जो सारा है वो हमारे पास अनकंसोलिडेटेड में शो होता है। और अनकंसोलिडेटेड में सिर्फ हमारे पास कोर बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉस और यहाँ सेल्स वगैरह शो होती हैं। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास एक बहुत अच्छी इंक्रीज हमें देखने को मिली है। 2023 में हमारे पास 17.61 ईपीएस थी, और 2024 में हमारे पास 51.70 ईपीएस थी। लेकिन वजह क्या है कि मिलर ट्रैक्टर्स ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई बोनस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। अगर हम यहाँ पे भी देखें कि हमारे कंसोलिडेटेड में हमारे पास 18.53 पिछली थी साल की, और इस साल के हमारे 55.46 था। बट इतने अच्छे ईपीएस होने के बाद भी, इतना पॉजिटिव इंक्रीज होने के बाद भी मिलर ट्रैक्टर्स ने क्यों नहीं दिया, तो उसको जानने से पहले हम पहले इसकी आरओई देखते हैं। आरओई में अगर हम देखें तो हम, आपको पता है जब भी हम आरओई देखते हैं तो हम एटलीस्ट 5 ईयर्स के रिस्पेक्टिव से इसमें इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं। अगर हमने 5 साल पहले, यानी कि 2019 में तकरीबन हमने इसको तकरीबन मैं इसको हम वैसे इस पर 149 पे इन्वेस्ट करते हैं अगर 2019 में होता है, या फिर, लेकिन मैंने फिर भी इसको हाईएस्ट वैल्यू मतलब 2017 की रेट पे खरीदा। सपोज अगर मैंने 415 रुपये भी खरीद लिया इसको, ठीक है, और मैंने तब इसके 1000 शेयर्स खरीदे, और 2019 में मैंने 415 का स्टॉक खरीदा। मैंने महंगा खरीद लिया, लेकिन मैं ये एजम्पशन करा रहा हूँ। लेकिन हम 2019 में इतना महंगा स्टॉक नहीं था, यह हम एजम्पशन ले रहे हैं। तो फिर 2019 में हमने 415 रुपये का एक स्टॉक खरीदा, 1000 शेयर्स खरीदे एमटीएल के। तो हमारे पास टोटल जो हमारी कॉस्ट थी वो पड़ रही थी 4,15,000 रुपये। तो 4,15,000 रुपये हमने एमटीएल में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, आज उसकी वैल्यू होती 29,50,000 के करीब। और वो क्यों वैल्यू होती, उसने इतने बोनस शेयर्स दिए, उसने उसके बीच में ही कितने बोनस शेयर्स दिए हमारे पास, 3,330 शेयर्स उसने एडिशनल दिए। तो टोटल हमारे पास जो शेयर्स हो गए वो हमारे पास हुए 4,330, 3,330 प्लस 1000 जो हमने पिछले इन्वेस्ट किया था, तो 4,330 शेयर हुए। करंट वैल्यू हमारे पास बनती है तकरीबन 30 लाख के करीब, जो कि हमारे पास CAGR बनता है 48% का, विच इज़ फेनोमेनल CAGR। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ हमने देख ली कि मिलर ट्रैक्टर इज़ अ वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। अब हमने इन्वेस्ट करना है तो हम क्या करना करें। अब उससे पहले हम देखते हैं इसने डिविडेंड और बोनस शेयर्स क्यों नहीं दिए। अगर हम इसकी ऊपर रिपोर्ट देखें तो इसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड थ्रू PUCARS, कोई इदारा है, उसके रिस्पेक्टिव हमने कहा है कि जब आपका मर्जर, अच्छा इन्होंने मर्जर के लिए अप्लाई किया। मर्जर किसका होना चाहिए, किसका किसका मर्जर है, हमारे पास मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड का मर्जर है मिलत इक्विपमेंट्स लिमिटेड के साथ। अब मिलट इक्विपमेंट्स लिमिटेड हमारे पास ये लाहौर में भी रायबन रोड पे है, मिलट इक्विपमेंट्स लिमिटेड।
अच्छा, इसका काम क्या होता है? अब जो इस मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड है, इसका काम है जाहिर सी बात है ट्रैक्टर्स बनाना, लेकिन ट्रैक्टर्स बनाने के लिए इक्विपमेंट्स कौन बनाता है? तो मतलब कि जितने भी इंजन वगैरह है या कोई और इक्विपमेंट्स हैं जितने भी ट्रैक्टर्स बनाने में लगते हैं, वो कौन बनाता है? वो हमारे पास मिलर इक्विपमेंट लिमिटेड बनाती है, और ये दो अलग कंपनीज है। अब मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड क्या कर रहा है? इन दोनों की कंपनीज को मर्ज कर रहा है। अब मर्ज क्या होता है? जब दो कंपनीज मर्ज होती है तो उनके प्रॉफिट और लॉसेस भी मर्ज हो जाते हैं, और उनकी आइडेंटिटी एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं बनती है, उनकी एक आइडेंटिटी भी मर्ज हो जाती है। जिस तरह के अगर आप देखें कि दो सिम कार्ड्स हम पहले लेते थे, जैज़ और वारिद, अब उन्होंने जब मर्जर किया तो अब जो सिम कार्ड का नाम है वो हमारे पास जैज़ वारिद के नाम से होता है, ये नहीं कि सिंपल जैज़ है या सिंपल वारिद है। तो ये मर्जर था। तो इसी तरह हमारे पास मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड ने अप्लाई किया हुआ है मर्जर के लिए मिलर इक्विपमेंट लिमिटेड से, और उन्होंने यहाँ पे बताया है कि हम तब तक कोई डिविडेंड या कोई बोनस वगैरह नहीं दे सकते जब तक हमारे पास LHC मतलब लाहौर हाई कोर्ट की ग्रांट अप्रूव नहीं होती। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इज स्टिल पेंडिंग, जो मर्जर है उसकी अपील जो है स्टिल पेंडिंग है। अकॉर्डिंग द टर्म्स ऑफ द स्कीम, MTL इज नॉट परमिटेड टू पे एनी डिविडेंड्स अंटिल लाहौर हाई कोर्ट ग्रांट्स अप्रूवल फॉर द मर्जर। जब तक अप्रूवल मर्जर का हमारे पास नहीं अप्रूव नहीं होता तो हमारे पास तब तक हमारे पास कोई डिविडेंड नहीं आ सकता, कोई बोनस नहीं आ सकता। ये एक चीज़ हो गई। देयरफॉर फॉर फाइनेंशियल ईयर जो इस साल का है वो कह रहे हैं सिर्फ हमने 250% जो कि 25 रुपीज़ पर शेयर बनता है, वही हमने दिया जो हमने पिछले इंटरिम डिविडेंड दिया था, क्वार्टर में पे किया था। तो ये एक चीज़ है। आगे लिखा है द बोर्ड में कंसिडर अप्रूवल ऑफ डिविडेंड सब्सिक्वेंट टू द मर्जर ऑफ टू कंपनीज। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब तक जो ये मर्जर नहीं होता हमारा, हम कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दे सकते। अब ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है कि इन दोनों का मर्जर हो रहा है, कि ये अच्छी चीज़ है कि नहीं? अब मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हमारे पास दोनों MTL और MEL की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारे पास क्या पता कि दोनों के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो और कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। अगर दोनों एक बड़ी कंपनीज आपस में मर्ज करती हैं तो उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, और क्योंकि जब जितना बड़ा बिजनेस स्केल करेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स बनेंगे, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स बनेंगे और उस हिसाब से जो कंपनीज हैं वो अपनी कॉस्ट उतनी ही लो कर सकती हैं। तो जितना बड़ा बिजनेस बंदा करे उतनी ही लॉस कम पे वो हमारे पास ज़्यादा खेल सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने बेसिक हमारे पास बता दिए हैं कि बुक लॉयर डेट अक्टूबर 11 और अक्टूबर 18 उसने बता दी है, बोथ द इंक्लूसिव। अक्टूबर 11 से अक्टूबर 18 तक रहेगा, जो कि तकरीबन एक हफ्ता बनता है, और दोनों दिन इंक्लूसिव हैं, 17 भी और 18 भी। इसके बाद उन्होंने, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, इसलिए ये वजह थी कि इन्होंने बोनस और डिविडेंड नहीं दिए। अब एक अच्छी चीज़ और हमारे पास ये है कि इन्होंने इतना जो प्रॉफिट कमाया है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, तकरीबन 3 गुना है पिछले से। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास जब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, जाहिर सी बात है प्रॉफिट कंपनी के पास अगले साल चला जाएगा ना, तो अगले साल कंपनी इसके अलावा और ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी। ठीक है, तो हो सकता है ये अप्रूवल के बाद अगर मर्जर हो या ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अप्रूवल के बाद जो भी हमारे पास क्वार्टर आएगा या हमारे पास इंटरिम डिविडेंड आएंगे तो उसमें हमारे पास डिविडेंड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये वाला भी हमारे पास डिविडेंड पड़ा हुआ है कि कंपनी के पास अभी 51 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगले साल और ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी क्योंकि ये वाला भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो हमारे पास हो सकता है कि अगले मतलब ये मर्जर के बाद जो भी क्वार्टर आएगा, हो सकता है हमारे पास ज़्यादा हमारे पास डिविडेंड या बोनस देखने को मिले। इसके बाद हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमें इसमें एंट्री कब लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन्स बन रहे हैं जो कि मैं आपको मार्क कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू बन रही है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के देख लें तो हमारे पास तकरीबन जो फिब रिट्रेसमेंट के भी पॉइंट्स आते हैं वो हमारे पास तकरीबन यही पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक कंफर्मेशन भी हो जाती है कि हमारे पास ये एक अहम जोन है। अगर यहाँ से हम देखें तो इसने सपोर्ट भी बनाई है यहाँ से, अगर यहाँ पे भी देखें इसने यहाँ से सपोर्ट बनाई है। अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें और यहाँ पे हम देखें तो ये इसने यहाँ से रेजिस्टेंस भी ली है। तो एक अहम हमारे पास पॉइंट है कि लोग यहाँ पे सपोर्ट बनाए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, हो सकता है ये मज़ीद नीचे आए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंट्री पॉइंट बन सकता है, बट एट दिस पॉइंट ये भी अभी भी इन्वेस्टेबल है, क्योंकि
अगर हम ये डेली पे शिफ्ट करें तो हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ना इस रेजिस्टेंस, ये जो इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है इसको टकरा के नीचे आता है, तो हो सकता है ये टकरा के दोबारा ऊपर चला जाए। तो अगर दोबारा भी ऊपर चला जाए तो ये हमारे गेन देगा तकरीबन 28% का। अगर दोबारा नीचे भी आ जाए तो हमें पता है कि अच्छा स्टॉक है, हमें सस्ते में मिलेगा। तो इसकी रेंजेस अगर नीचे आए तो क्या रेंजेस हो सकती हैं इसकी, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस बनती हैं जो कि हमारे पास 404 रुपये से 446 रुपीज़ तक बनती हैं। ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ता है जो मैंने मार्क किया है, तकरीबन ये सपोर्ट जोन बनता है, मैंने एक लॉन्गर रेंज में बना रहा हूँ 468 से 515 510 की रेंज में बनता है। अगर ये इससे नीचे आता है तो हमारे पास यही पॉइंट्स होंगे जो मैंने आपको पहले बताए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट एज ए इन्वेस्टर हमें देखना चाहिए कि हम इस कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं कि ये कंपनी का ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो मंथली में शिफ्ट हो गया, अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो हमें ओवरऑल ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव दिखता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कंपनी अपने बोनसेस और डिविडेंड्स देने की वजह से ही ये ऊपर जा रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारी जो इकोनॉमी है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे इसको सपोर्ट करती है। हमारे इन तरह जैसे अलगाजी ट्रैक्टर्स हैं या मिलर ट्रैक्टर्स है, क्योंकि यही दो मेन ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनीज है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एक एग्रीकल्चरल जो है ना मुल्क है, तो खिता वो है हमारा, तो इसलिए हमें हमारी जो हुकूमत है वो भी हमारे पास जो एग्रीकल्चर है वो उसको सपोर्ट करती है। क्योंकि हमारा हमें पता है एग्रीकल्चर नहीं होता, खेती नहीं लगेगी, तो जो हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं या जो हम बाहर फल फूल एक्सपोर्ट करते हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। इक्विपमेंट्स बोले तो मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, MEL, इस तरह की कंपनीज। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, कंपनी भी अच्छी है, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो वाई नॉट कि हम इसमें भी इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस मुल्क में मिल के एक फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बोलबाला करें, काफ़ी और यूट्यूबर्स में हमारे भाई भी लगे हुए हैं, तो मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, और अपने बच्चों को भी थोड़ी सी फाइनेंशियली एजुकेट करें। अगर आप कुछ हमसे सीखते हैं या हम आपसे कुछ सीखते हैं तो उसको हमें आगे भी ट्रांसफ़र करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।